खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबरों में बात कि राजीव गांधी ट्रस्ट का जाकिर नाइक कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस बात को लेकर हमला बोला है। जाकिर नाइक ने ट्रस्ट को 50 लाख रुपए दिए थे। मेहुल चोकसी ने ट्रस्ट को 10 लाख रुपए दिए। साजिश के तहत राजीव गांधी ट्रस्ट को यह पैसा दिया गया है। दरअसल ये तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तमाम आरोप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं। बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि जहां करप्शन है, जहां भ्रष्टाचार है, वहां कांग्रेस का नाम तो आता ही है। मगर हमने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हमारे पार्टी ने भी ये प्रतिज्ञा किया था कि भविष्य में जो भी राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर खुलासे होंगे और पब्लिक डोमेन में जो विषय आएंगे, उन विषयों को आपके समक्ष हम लाएंगे। आपको पता है मेहुल चोकसी ने डोनेट किया था। मेहुल चोकसी जो आज एक भगोड़ा है, जो हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है और एक स्कैम में उसका नाम भी आया हुआ है। किस प्रकार मेहुल चोकसी ने आरजीएफ को पैसा दिया था, राजीव गांधी फाउंडेशन को, यह खुलासा नड्डा साहब ने किया था। आज उसके डिटेल्स इंक्लूडिंग चेक नंबर्स हम आपके सामने और हिंदुस्तान के सामने रखने वाले हैं। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है। केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। मेहुल चोकसी के नाम पे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है गीतांजलि ग्रुप। यह गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, उसका नाम है मेसर्स नविराज एस्टेट्स। यह एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यह पेपर बनाती है। और ये जो नविराज एस्टेट है, इन्होंने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। यह कोई भी वेरीफाई कर सकता है। चेक नंबर भी मैंने आपको बताया है। दरअसल ये जो नविराज एस्टेट्स है, जो गीतांजलि ग्रुप के अंतर्गत आता है, यह नविराज एस्टेट किसका है? यह रोहन चोकसी का है। रोहन चोकसी कौन है? 99.99% शेयर होल्डिंग रोहन चोकसी का है। और यह रोहन चोकसी मेहुल चोकसी का पुत्र है। और इसमें मेहुल चोकसी भी डायरेक्टर है नविराज एस्टेट्स में। और यह नविराज एस्टेट, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2011-12 और 2013-14 ये जो 2 वर्षों के फाइनेंशियल ईयर्स है, इसमें इन्होंने अपने अकाउंट में नो बिजनेस एक्टिविटी दिखाया। अब बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत चीन सैनिकों में फिर से झड़प हुई है। पेंगोंग झील के पास चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। 29 और 30 अगस्त को ये रात को झड़प हुई है। झड़प के बाद श्रीनगर लेह मार्ग बंद कर दिया गया है। पेंगोंग तोस इलाके में हुई हालिया झड़प पर भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि विवाद को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग भी अभी फिलहाल चल रही है। वहीं चीन मसले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। भारत चीन झड़प पर कांग्रेस ने यह निशाना साधा है। आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है। हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है। परंतु मोदी सरकार है कहां? देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं। परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं। बर्बर और कातिल पाकिस्तान की पोल पट्टी एक बार फिर बलूच और सिंध समुदाय के लोगों ने खोल दी है। ये लोग पाकिस्तान को बेपर्दा करने के लिए लंदन में संसद और वहां के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जमा हुए और आजादी की मांग बुलंद की। Justice! Justice! Justice!
बलोच और सिंधी समुदाय के ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दुनिया के सामने लाकर अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें लंदन की हैं, जहां यूके की संसद और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास के बाहर ये लोग जमा हुए और इंसाफ की मांग की। दरअसल इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स के मौके पर ये लोग सड़क पर उतरे थे। इस दौरान इन लोगों के हाथों में बैनर था जिस पर पाकिस्तान विरोधी बातें लिखी थी, जिसके जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली गई। इनमें उन लोगों की तस्वीरें भी थी जिन्हें पाकिस्तान की फौज ने अगवा कर मार दिया है। मीडिया के जरिए पाकिस्तान की एजेंसियों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आप जो सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ये लोगों को उठा के जो आप गायब कर रहे हैं, आप कौन सी नस्लें तैयार कर रहे हैं। सिंधी बलूच फोरम और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट से जुड़े ये लोग न्याय की गुहार तो लगा ही रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान से अलग आजाद देश की मांग भी बुलंद कर रहे हैं। आज तमाम मजलूम अक़वाम उस रीजन में जो रहते हैं उन्होंने फैसला किया है कि हम इस बदमाश रियासत के बदमाशियों से निकलना चाहते हैं। हम अपनी जो है ना ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक आज़ाद कौम के हवाले से रहना चाहते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बदमाश रियासत अब इस मोमेंट को नहीं रोक सकेगा। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर के लोगों का नाम बदनाम करने का आरोप भी पाकिस्तान पर लगाया। मैं ये भी कहता चलता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम को इस्तेमाल करके कश्मीरी अवाम को एक दहशतगर्द के तौर पे मुजाहिदीन के नाम पे इस्तेमाल करके सामने लाया है। लेकिन आज कश्मीर के अंदर भी बहुत से लोगों ने ये महसूस करके सामने आ चुके हैं कि हम इस बदमाश रियासत की बदमाशियों से निकलना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं क्यों सिंध और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने की मांग लगातार उठती रही है और विद्रोह दबाने के लिए पाकिस्तान ने लोकतांत्रिक बलूच नेताओं की हत्या करवाई है। ठीक इसी तरह सिंध भी पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है और सिंध के नागरिकों पर भी पाकिस्तानी सेना जुल्म ढाती है। वहाँ मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात करने वालों का कत्ल कर दिया जाता है। जो पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में राग अलापता फिरता है, उसकी पोल पट्टी उसी के नागरिक दुनिया भर में खोल रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बर्बर है, पाकिस्तान कातिल है और उसी कातिल और बर्बर पाकिस्तान से आजादी के लिए ये सड़क पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है और 15 सितंबर तक 1 रुपए का जुर्माना जमा कराने को कहा है। अगर प्रशांत भूषण ने 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी और 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण को यह सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ही भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अदालत ने पिछले हफ्ते प्रशांत भूषण को बिना शर्त माफी मांगने का मौका भी दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। प्रशांत भूषण ने कहा था कि अगर माफी मांगी तो ये अंतरात्मा और कोर्ट की अवमानना होगी। हालांकि सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोलने की आजादी को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे भारी बारिश का अलर्ट, उफान पर नदियां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीसीसी में अजय माकन का मैराथन मंथन जारी है। वरिष्ठ नेताओं के साथ वो 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के चैम्बर में ये संवाद चल रहा है। सबसे पहले परसराम मोरदिया ने उन्हें फीडबैक दिया है। अब तक परसराम मोरदिया, नमोनारायण मीणा, डॉक्टर चंद्रभान बीडी कल्ला से उनका संवाद हो चुका है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, विधायक हेमाराम चौधरी, नरेंद्र बुढ़ानिया, पूर्व राज्यसभा सांसद अशकली टांक, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा, कांग्रेस नेता सुभाष मैरिया भी माकन से मिलने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हैं।
तो आपको बता दें कि कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन कल जयपुर दौरे पर आए हैं और उसके बाद आज उनका वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों, इसके अलावा जो मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात चल रही है और वो 1-to-1 संवाद इन नेताओं के साथ कर रहे हैं। नाराजगी नहीं, जो शिकायत इश्यूज आपके जो थे कमेटी वो तो खत्म हो गए। हाईकमान से बात होगी, उसके बाद में वो तो सारे खत्म हो गए। आप काफी अनुभवी है, तो सुझाव भी दिए होंगे किस तरह मजबूत हो संगठन, किस तरह अपने अनुभव के आधार पर। नहीं, इतनी कोई लंबी बात हुई नहीं। ठीक है, पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, वापस 2023 का चुनाव हम जीते, इस बारे में चर्चा करें। साथ में कौन थे? अकेले माकन साहब थे या और नेता भी थे साथ में? माकन साहब थे और कौन? माकन साहब से मिलने के लिए डॉक्टर जी थे साथ में? माकन साहब। अच्छा, अकेले माकन साहब से बात हुई है। सुझाव तो गुप्त है, सुझाव को बताने योग्य थोड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों ने अपने मंत्रिमंडल में जो चुनाव घोषणा पत्र में अब तक जो प्रोग्रेस की है, जलदाय विभाग की, हमारे ऊर्जा विभाग की और कला, साहित्य और संस्कृति विभाग की, उसकी प्रोग्रेस बता के आए। और संगठन को लेकर भी कोई सुझाव दिए होंगे? कुछ संगठन कैसे मजबूत हो उसके बारे में सुझाव दिए। क्या है, आज दोपहर में 3 बजे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए रिक्वेस्ट करके पहले ले लिया। मैं उस कैटेगरी में तो आता हूँ ना, लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व अध्यक्ष में भी आता। खबरों में बात बीजेपी के हल्लाबोल की। सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्लाबोल सामने आया है। बीजेपी ने बिजली के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। 4 महीने की जो बिजली का बिल है उसकी माफी की मांग की है। बढ़ी हुई बिजली की दरें वापस लेने की मांग है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज और फिक्स चार्ज भी वापस लेने की मांग बीजेपी ने की है। यानी कि अब सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्लाबोल सामने आया है। बीजेपी ने आज अलग अलग इलाकों में जीएसएस पर जाकर ज्ञापन दिए हैं, प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। मुद्दा है बिजली का बिल। प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से बात की संवाददाता सुधीर शर्मा ने। अभी हम मानपुरा माचेड़ी में हैं। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर बिजली के बिल माफ क्यों हो, ये बड़ा सवाल है। कोरोना काल अलग बात है, लेकिन बिजली के बिल क्यों माफ हो, क्योंकि बिजली कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही है। मुझे लग रहा है कि इस समय खास तौर पर कोरोना तो एक पक्ष है ही, लेकिन फरवरी में 12% जब दाम बढ़ाए और एक बड़ी मांग किसानों की है, आज जिसकी चर्चा हुई कि पिछली सरकार 833 रुपए का बिलों पर अनुदान देती थी, लगभग 10,000 रुपए प्रति वर्ष। वो अनुदान पिछले 20 महीनों से बंद है, एक बड़ी मांग है। दूसरा, लगातार जिस तरीके से आम उपभोक्ताओं पर जो 12% का व्यय हुआ, ज्यादा हुआ, उसकी वजह से 1400 करोड़ का नुकसान सीधे सीधे बाहर ये कंज्यूमर्स पर पड़ा था। छोटे दुकानदार थे, वो इस कालखंड में पूरे तरीके से त्रस्त थे, उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी, उनका व्यापार बंद था। तो कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार किसी बात का समाधान करती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। और इसलिए पूरे राजस्थान में इस समय जो प्राथमिक मुद्दा है वो बिजली के बिलों की माफी का है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो जीएसटी का फंड भी राजस्थान को मिलना था, वो भी केंद्र ने दिया, इस तरह का सरकार आरोप लगा रही है। तो पैसा आखिर राज्य सरकार के चलने के पास कहाँ से आएगा? देखिए, जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो 47,000 करोड़ रुपए राज्यों की अनेक सरकारों को दिया, 2700 करोड़ रुपए इनको भी मिला था। और इसके अलावा कोरोना को संबल देने के लिए लगभग 15,000 करोड़ की व्यवस्था हिंदुस्तान की सरकार ने अलग अलग मदों पे की थी। ये अलग बात है कि सरकार की नीयत खराब है, सरकार का जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो पूरे तरीके से पुअर है। इधर का गाय का भैंस के नीचे, भैंस का गाय के नीचे। अभी गायों का जिसपे जो सेस लगा, उस पैसे को भी उन्होंने कोविड के लिए कमिट करवा लिया। तो मुझे लगता है कि सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन इस बात का बड़ा दोषी है। एक बड़ी बात भी चल रही है, आज राजस्थान बंद का आह्वान है, फीस बढ़ोतरी की जो बात चल रही है निजी स्कूलों में, नो स्कूल नो फीस। बीजेपी का क्या स्टैंड है इसमें? कोई भी गरीब व्यक्ति भी अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ाता है। अभी चुनौती ये थी कि इस दौरान सारी गतिविधियां ठप थी, सब तरीके से लोगों को चुनौती थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि उस पर कोई न कोई रास्ता निकले। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो पेरेंट्स के साथ में, स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में बैठ के कोई न कोई रास्ता निकाले, ताकि खासतौर पर पेरेंट्स को बड़ी मदद मिले। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। कैमरा पर्सन अमीन दिन के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज 18, मानपुरा, जयपुर। यूं तो बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी नेता सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। तस्वीरें आपके सामने हैं।
जहां अलवर में बीजेपी के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई है। वहीं अजमेर में बीजेपी के विभिन्न मंडलों की ओर से अलग अलग जगहों पर बिजली दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया गया, लेकिन यहां भी नेता सोशल दूरी भूल गए। सवाल फिर वही है, आखिर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता सोशल डिस्टेंसिंग क्यों भूल गए? क्या बीजेपी नेता नहीं जानते कि देश के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना तेजी से पांव पसार चुका है और उसकी जद में अब जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं? ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? कहीं मंदिर गिरा तो कहीं इमारत ढह गई। इतना ही नहीं, बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तक करना पड़ा। बता दें कि उत्तर और दक्षिण के बाद अब मध्य और पश्चिम भारत में भी बारिश कहर बरपा रही है और इससे फिलहाल राहत मिलने की संभावना भी नहीं है। देखिए इन तस्वीरों को और समझिए कि प्रकृति के सामने कितना लाचार है इंसान। ये तस्वीरें 3 प्रदेशों की हैं। पहली तस्वीर गुजरात की है, जबकि दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की, वहीं तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है। इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से जानने से पहले मुंबई की स्थिति देख लीजिए। ये तस्वीरें माया नगरी मुंबई की हैं, जहां शनिवार से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश का ये सिलसिला सोमवार को भी जारी है। लेकिन हाहाकार मचा है गुजरात और ओडिशा में। सबसे पहले बात गुजरात की। राज्य की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध पर लगे 23 दरवाजों को खोलकर 2.65 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे नर्मदा जिले सहित भरूच और बड़ौदा के 21 गांवों को पहले ही अलर्ट पर कर दिया गया है। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जामनगर में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पानी ने लोगों के घर के भीतर तक दस्तक दे दी है। उड़ीसा के सबसे बड़ी नदी महानदी में अभी बाढ़ का खतरा बना हुआ है और बाढ़ की वजह से उड़ीसा के लगभग 6 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यहाँ के जो 6 जिले हैं, 6 जिले में धीरे धीरे करके पानी लोगों के घर में घुस रहा है और लोग अपने अपने सामान और जो है गाय बछड़े हैं सबको लेके सुरक्षित स्थानों में चले जा रहे हैं। गुजरात की तरह ही ओडिशा में भी बाढ़ ने बर्बादी का शक्ल अख्तियार कर लिया है। महानदी पूरे उफान पर है। राज्य के 6 जिलों में जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। ये तस्वीरें केंद्रपाड़ा की हैं, लेकिन पुरी, खुर्दा, बालासोर, जगत सिंहपुर और कटक की स्थिति भी इतनी ही भयावह है। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुसा है। खास करके बात की जाए बाढ़ की परिस्थितियां यहाँ निर्माण हुई है। जामनगर के लिमड़ा लाइन, रामेश्वर और पटेल नगर विस्तार में लोगों के घरों में जिस तरह से पानी घुसा जा रहा है, खास करके पूर की परिस्थितियां जामनगर में आई हुई है। 10 से 11 इंच तक का बारिश हुई है। इसके बजाय यहाँ के पूरे जगह पे जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। अब बात एक एक कर इन तीनों तस्वीरों की। पहली तस्वीर गुजरात के नर्मदा जिले की है, जबकि दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। वहीं तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के भंडारा जिले की है। सबसे पहले बात गुजरात के नर्मदा जिले की, जहां नर्मदा मैया रौद्र रूप धारण किए हैं और उनके इस रूप से सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान का घर भी नहीं बच पाया। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां महज चंद सेकंड में ही इस मंदिर ने जल समाधि ले ली। अब बात भोपाल की, जहां के मोती महल इलाके में आज नगर निगम की एक इमारत गिर गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गईं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन हादसे में इमारत के पास मौजूद कई कारें बिल्डिंग के मलबे में दब गई। पूरा एरिया हमने सर्च किया है, यहाँ लोगों से भी पूछा है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के दबने की सूचना नहीं है। बिल्डिंग कोलैप्स है
8-10 गाड़ियां यहाँ जो खड़ी हुई है 4 व्हीलर, उनको नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उनके अंदर भी कोई व्यक्ति नहीं है, गाड़ी खाली खड़ी हुई है। अब महाराष्ट्र से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां रात के अंधेरे में छत के ऊपर रस्सियों के सहारे लोगों को बचाते हुए ये एनडीआरएफ के जवान हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। ये मंजर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके का है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के भंडारा और गोंदिया जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। एनडीआरएफ की ओर से बचाए गए लोगों की संख्या करीब 43 के आसपास है, जिनमें से 21 पुरुष, 15 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 नवजात हैं। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। बता दें कि फिलहाल अगले 24 घंटे में भी बारिश से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। आने वाले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।